नमस्कार दोस्तों, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं और 20 से 27 साल की उम्र में हैं तो आपके लिए इंडियन आर्मी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। इसमें दिक्कत ये आती है कि कौन-कौन सी डिग्रियाँ आपके यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी इंजीनियरिंग की, इसमें बहुत सारा डाउट रहता है। और जो डिफेंस में पहले से कुछ काम कर रहे थे कुछ लोग और उनकी जो विधवाएँ हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं जिनको आपको समझना होता है, ठीक है? तो कब तक इसकी लास्ट डेट है, किसको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, कब क्या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, मेडिकल क्या होगा, है ना? ये सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो ये दोस्तों ऐसी स्कीम है इंडियन आर्मी भर्ती होने की जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है, ठीक है? और ये भी बता दूं कि फाइनल ईयर वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए खुल करके पूरी बात करते हैं, है ना? किसकी कितनी वैकेंसी है, किस मैकेनिकल इंजीनियरिंग है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, वो सारी बातें हम करेंगे। महिलाओं के लिए इसमें क्या क्या है, सारी बातें, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो ये इंडियन आर्मी की है। आप जब इसकी साइट पर जाएंगे www.joinindianarmy.nic.in पर, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर साफ साफ। मैंने पहले से पूरा पीडीएफ आपके लिए पढ़ लिया है, ठीक है? काफी लंबा पीडीएफ है, 19 पन्नों का। आपको सब बताऊंगा कितनी फैसिलिटी मिलती है, डीए वीए जो भी होता है ना? ऊंचाइयों तक में मिलता है, शहर शहर में फर्क पड़ता है, ठीक है? चलिए समझते हैं अब अपन इसको बात को। तो देखिए किस किस के लिए भर्ती, पहले सुनेंगे ध्यान से। यहां पर लिखा हुआ है 59th शॉर्ट सर्विस कमीशन। देखिए दोस्तों, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं इस मामले को कि कई लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट सर्विस कमीशन में अंतर क्या होता है। तो देखिए, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं एसएससी, ये आपकी 10 साल की जॉब होती है ना? इस पीडीएफ में भी ये बात लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं थोड़ा सा, ठीक है? 10 साल की जॉब होती है, लेकिन 10 साल के बाद आपसे पूछा जाता है ना? ये आपको जांचा जाता है भाई कि आप क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जो लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे उनके लिए 4 साल और एक्सटेंड हो जाएगा और इस तरह से ये 14 साल की हो जाती है। तो कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं वो 14 साल नौकरी करने के बाद आर्मी में वापस आ जाते हैं, फिर कहीं गार्ड वगैरह की नौकरी कर रहे होते हैं, खासतौर पर बैंक वगैरह में, क्योंकि उनके लिए एक्स सर्विस मैन जो टैग लग जाता है एक्स सर्विस मैन का, तो उसका कोटा उनके लिए होता है, ठीक है? और याद रखिए, एक्स सर्विस मैन का कोटा से सिर्फ एक ही बार भर्ती हो सकती है, दूसरी बार एक्स सर्विस मैन के कोटे से कभी भी आप भर्ती नहीं ले पाएंगे, यानी नौकरी नहीं ले पाएंगे अगर एक बार आपकी लग गई है तो, ठीक है? तो समझ गया ना? तो यही लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन बनते हैं, और भी तरीके होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो 10 साल का है मिनिमम, ठीक है? और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो तो 4 साल कर लोगे आप, इससे ज्यादा नहीं। 10 साल के बाद एक गेट और ओपन होता है परमानेंट कमीशन का। परमानेंट सर्विस कमीशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि आप 62 साल पूरा बुढ़ा होकर के रिटायर हो गए, ठीक है? तो वो कब मिलता है आपको? परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए आपसे पूछा जाएगा जब आप 10 साल कंप्लीट कर लेंगे तब, है ना? इस भर्ती की बात कर रहा हूं मैं, है ना? वो नियम बता रहा हूं, ठीक है? तो हो सकता है कि आप एलिजिबल ना हो, 10 साल बाद मेडिकली फिट ना हो पाए या कुछ भी ना हो पाए, ऐसा कुछ है कि आप परमानेंट कमीशन के लिए नहीं हो गए, तो आपको 4 साल का दिया जाएगा और इसके बाद आपको रिटायर करके, है ना, हटा दिया जाएगा आर्मी से, ठीक है? फिर आप एक रिटायरमेंट की जिंदगी जिएंगे। और अगर आप एलिजिबल हुए 10 साल के बाद तो आपको इसमें भेज देंगे, फिर आप 60 साल बाद रिटायर होंगे। समझ गए आप दोस्तों? तो आप यहां पर देख रहे हो भर्ती किसकी है? शॉर्ट सर्विस कमीशन की, यानी कि आपको 14 साल निकालने के बाद ही परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए पूछा जाएगा, 10 साल निकालने के बाद, सॉरी, ठीक है? अब मैं बात कर ले दोस्तों कि आदमी के लिए कितनी क्या भर्ती, समझ लीजिए ध्यान से। देखिए 59th शॉर्ट सर्विस कमीशन है। 59th का मतलब दोस्तों कोर्स का नंबर है, ये 59th कोर्स है इस बार, ठीक है? मैं एक एक बात बहुत अच्छे से बात करूंगा इसमें। तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब की स्पीड बढ़ा सकते हो, इंटू 2 कर लो, है ना? स्पीड जो बढ़ती है बोलने की, तो इससे आपका वीडियो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, है ना? क्योंकि मुझे डिग्री सेमेस्टर सब कुछ बताने हैं। कई लोग के डाउट होते हैं, एक एक पोस्ट के बारे में सब बातें करेंगे अपन, ठीक है? स्कैन करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? कोशिश करूंगा मैं कम से कम हो रहे ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मेरा यही काम है दोस्तों, डिस्कशन विद मनोज में। और आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, कई सारे कॉल्स भी आते हैं इसमें, है ना, कि डाउट से रहता है, इसलिए मैं खुल करके उन पर बात करता हूँ। तो दोस्तों 59th शॉर्ट सर्विस कमीशन में टेक्निकल में मैन की भी है और टेक्निकल में वुमेन की भी है, ठीक है? तो वुमेन की जो भर्ती है वो 30th है। आपको मालूम है ना, शुरू से महिलाएं नहीं भर्ती हुई है, बाद में हुई, इसलिए उनके कोर्स का नंबर 30वां, मतलब ये 30वां बैच है, और लड़कों के लिए 59वां बैच है, ठीक है? और अब देखिए इसमें इंक्लूडिंग विडोज, किसकी विडोज हैं ये? डिफेंस पर्सनल। डिफेंस पर्सनल का मतलब होता है जो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में या पैरामिलिट्री में, है ना, इन सब में पहले से काम कर रहे हैं, है ना, तो उनके पत्नियों को दिया गया है ये, ठीक है? तो उनके लिए टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, नॉन यूपीएससी ये पोस्ट खोली गई है। और दोस्तों एक एक पोस्ट ही है, एक एक पोस्ट ही है, ठीक है? तो अब आपको पता हो गया कि अगर आप विडो हो तो बनी बात है, इसमें ये साफ कहा उन्होंने कि विडो हो तो भर तो सकते हो, तो उसके लिए भी एलिजिबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी, मतलब डिग्री सेमेस्टर ये सब तो पूरा होना ही चाहिए अगर उस पोस्ट की डिमांड है ऐसी तो,
ठीक है, वो तो एलिजिबिलिटी तो शो करनी ही पड़ेगी। हाँ, आपको इसका कोटा मिल सकता है कि आप इस कोटे के तहत जा सकते हो, तो एक एक पोस्ट खाली है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप विडो हो तो बनी बात है, आपको फिर कुछ सर्टिफिकेट्स इनको शो करने पड़ेंगे जो कि डायरेक्टर जनरल को भेजे जाते हैं हेडक्वार्टर में, ठीक है। तो वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। सारा कुछ इस वीडियो में बने रही, सब बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। और वुमेन, और ये सारा कोर्स जो है दोस्तों अक्टूबर 2022 में स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको उसके लिए तैयार रहना, ठीक है। किस किस से मांगा गया है, देखिए सबसे पहली कंडीशन है कि मैन जो है, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अनमैरिड होंगे ना। एप्लीकेशन भरते वक्त आप शादीशुदा होने चाहिए ना। जब आप ट्रेनिंग के लिए बुलाए जाएं, ओटीए, ये चेन्नई में होगी ट्रेनिंग, पहले बता देता हूँ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना, तो अक्टूबर में आपको चेन्नई तमिलनाडु में जाकर के ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एसएसबी राउंड और पूरे मेरिट लिस्ट और मेडिकल सब कुछ होने के बाद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं पर भी गलत जानकारी मत दीजिएगा, वरना आपका कैंडिडेचर वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगा। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि एसएसबी क्लियर होने के बाद भी ये कोई गारंटी नहीं है, ना ही आर्मी बाध्य है आपको नौकरी देने के लिए, ठीक है। वो पूरी डिपेंड करेगी कि भाई कैसी मेरिट लिस्ट गई है, सब कुछ कैसा है। तो एसएसबी राउंड क्लियर होने का ये कतई मतलब आप नहीं समझेंगे, आप समझ गए। और याद रखना, ना ही ट्रेनिंग के दौरान आपको शादी करनी है, ठीक है। अनमैरिड मतलब ट्रेनिंग तक पूरा अनमैरिड जाओगे आप, एप्लीकेशन तक सब कुछ, ठीक है। इसे फाइनल ईयर वाले भी भर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना है कि उनको ये जो ट्रेनिंग शुरू हो रही है ना अक्टूबर में, तो ये ट्रेनिंग अक्टूबर में शुरू हो जाएगी 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो लोग फाइनल ईयर वाले, मैं उनसे बात कर रहा हूं, फाइनल ईयर वाले जो भी हैं, फाइनल ईयर वालों को एसएसबी तो देने दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि 1 अक्टूबर से पहले पहले आप अपने डिग्री कंप्लीट कर लोगे, वो सर्टिफिकेट ले आओगे। और इस बात का भी आपको जो है एक सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा, यानी कि आपका इंस्टीट्यूशन जो है, जहां से भी आप पढ़ रहे हो, इंजीनियरिंग जो भी कर रहे हो, ठीक है, तो वहां का प्रिंसिपल एक लेटर हेड पर ये साइन करके देगा कि हाँ भाई, ये जो बच्चा है हमारे यहाँ पढ़ता है, ये 1 अक्टूबर से पहले पहले अपनी डिग्री आपको सौंप सकता है, इसी कंडीशन में। अब मैं ये भी बता दूं कि कौन एलिजिबल नहीं है, वो सारे फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स याद रखें जिनका शेड्यूल, जिनका जो एग्जाम है फाइनल का, वो शेड्यूल हुआ है 1 अक्टूबर के बाद। इसी साल में 1 अक्टूबर के बाद अगर शेड्यूल हुआ, यानी 2 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर को उनका होने वाला है, तो समझ जाए कि वो लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप नहीं भर सकते, ठीक है। कौन भर सकता है, मैंने बताया आपको, सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जो 1 अक्टूबर से पहले पहले डिग्री दे पाए। और इस बात का भी प्रमाण पत्र इंस्टीट्यूट से आपको लेकर के आना पड़ेगा, और जब आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा तो ये जाना पड़ेगा। आपको मालूम है ना यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होगा, आप सबके सब, ये ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन भर देंगे, ठीक है। अपना 10th का, 12th का, इंजीनियरिंग डिग्री सब कुछ वहाँ पर आप शो कर देंगे कितना कितना परसेंटेज है। और ये भी बता दूं कि जो सीजीपीए वाले हैं, ठीक है, जो सीजीपीए वाले हैं, जिनका ग्रेड सिस्टम चलता है, उनको भी, है ना, उनको भी अपने जो ये जो सीजीपीए है, इसको मार्क्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स में, जिसके तहत एक फॉर्मूले के तहत ये होता है। तो कौन से फॉर्मूले के तहत ये हुआ है, तो वो इंस्टीट्यूट से भी आपको उस सर्टिफिकेट को उस पर अपलोड करना पड़ेगा, समझ गए। आप सीजीपीए नहीं लिख सकते, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में ध्यान रखेंगे। तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है ना, वो पूरी डिपेंड करती है इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल, यानी इंडियन आर्मी के ऊपर ही है, डिफेंस के ऊपर है, कि वो मेरिट लिस्ट में कितना परसेंटेज लेकर के आती है, समझ गए। तो अभी जैसे कि मैं बताऊं आपको कि मैकेनिकल का जो सिलेक्शन परसेंटेज था वो 76% था पिछली बार, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिकल का 68 था, ठीक है। तो 68, 60, 76, है ना, इससे ऊपर नहीं जाता है, तो समझ गए। तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में कितने परसेंटेज है उसके हिसाब से होता है। ये पिछली बार का बता रहा हूँ मैं, जैसे मैकेनिकल का 76 था, इलेक्ट्रिकल का 68 कुछ था, है ना, ऐसे अलग अलग था, समझ गए, है ना। तो याद रखना, तो मतलब ये आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री से करते हैं, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है पहले मार्क्स में, उसके बाद ही उसे अपलोड करना है, समझ गए मेरी बात दोस्तों। चलिए, बहुत प्यारी बात, ठीक है। तो कुछ बातें आपको मैंने बता दी पहले ही, कि जो बाद में आएंगी वो पहले ही बता दी मैंने, ठीक है। और तो अनमैरिड ये हो गया, ठीक है, चिंता मत करो। जब मैंने पहली कुछ बातें बता दी तो नीचे जाकर ज़्यादा कम मतलब पढ़ना नहीं पड़ेगा उतना, ठीक है। और ये देखो, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होगी आपकी अक्टूबर में चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है दोस्तों। तो 3 लोग हैं, अनमैरिड मेल, अनमैरिड फीमेल और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, और कोई ग्रेजुएट्स अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान सुन लें। विडोज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस, भाई अगर विडो है वो जो ऐसे इंसान के जो कि डिफेंस में काम कर रहा था, तो वो भी भर सकते हैं, उनके लिए कोटा है। और दोस्तों देखो, सिटीजन के मामले में मैं बता दूं आपको कि क्या है कि इंडियन सिटीजन भर सकते हैं, है ना, ये तो आपको पता है। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, कई लोग इसमें डाउट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ नेपाल क्यों लिखा जाता है, देखिए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल का ये मतलब होता है दोस्तों, सब्जेक्ट मतलब हो गया नेपाल के कई सारी कैटेगरी, कई सारी जातियां, उपजातियां होती हैं, ठीक है। तो उनमें से सिर्फ गोरखा सब्जेक्ट ऐसा है जिससे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। और बाकी सबसे सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी मांगी जाएगी। ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्या बोला मैंने, नेपाल के सिर्फ जो गोरखा वाले हैं उनको ही कोई सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नहीं छोड़नी। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है क्या, देखिए, क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं जाम्बिया, तांजानिया, या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, श्रीलंका, बर्मा,
है ना, और पाकिस्तान से माइग्रेटेड लोग जो यहाँ रहने लगे हैं, केन्या, युगांडा, वियतनाम, इथियोपिया, जायरे, ये सब लोग इसमें भर सकते हैं। लेकिन कब भर सकते हैं? जब सरकार इन्हें एलिजिबल ठहराएगी, यानी कि उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी दे देगी। और ये भी ये पता इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जितने भी मैंने देश के नाम लिए ना, जब वही लड़के वही बंदे इसमें से भर सकते हैं जो यहाँ पर आके रहने लगे हैं भारत में, और इस मंशा से रहने लगे हैं कि वो हमेशा के लिए अब इंडिया में ही रहेंगे, इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो इस बात का प्रमाण तो मिलना चाहिए कि भाई वाकई में रहेगा ही। तो कौन देगा? ये सरकार। समझ गए? तो ये सरकार निगरानी रखती है कि वही लोग इसको भर सकते हैं। बस किसको नहीं देना है? नेपाल के गोरखा जो होते हैं उनको ये सर्टिफिकेट नहीं देना है, ये आपको ध्यान रखना है। समझ गए दोस्तों? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखिए एज लिमिट की मैंने बात करी है, तो अगर आप ऊपर की देखो 2 कैटेगरी है, ये विडो वाली है। इसको जो विडोज हैं किसी भी डिफेंस पर्सनल में आने वाले हैं ना, आर्मी नेवी या उनके पति अगर डिफेंस में रहे हैं, तो उन महिलाओं के लिए 35 साल की उम्र मैक्सिमम रखी गई है। और जो लड़के लड़कियां बचे हैं जिनके लिए कोर्स चल रहा है ये, है ना, इंजीनियरिंग वाले, उनके लिए 20 से 27 है। अगर आपको अपनी उम्र चेक करनी है तो देखो यहाँ पर देख लो अच्छे से, यहाँ पर शो किया गया है 2 अक्टूबर 1995। इससे पहले नहीं होना चाहिए। मान लो अगर कोई 1 अक्टूबर का भी है तो भी वो भर नहीं सकता। 1 अक्टूबर 1995 का है कोई अगर, तो वो नहीं भर सकता। 2 अक्टूबर का है तो ही वो भर सकता है। समझ गए? उस तरह से अब आप यहाँ पर देखो जरा, सेकंड वाली डेट 2002 की लिखी हुई है, 1 अक्टूबर 2002। तो अगर आप 2 अक्टूबर 2002 के भी हो, मतलब उसके एक दिन के बाद भी आपका बर्थ आता, तो भी आप इसके लिए नहीं भर सकते। ठीक है? तो आप इसको 20 से 27 मत देखना, नहीं तो आप बोल दोगे सर 27 का तो हूँ लेकिन भर नहीं पा रहा। कई डाउट से आते हैं मेरे पास, तो आपको पहले बता रहा हूँ, आपको ये जो डेट और सन दिया ना इसीलिए लिखा जाता है। ठीक है? ये देखो साफ साफ लिखा है, इसके बिटवीन होना चाहिए। ठीक है? तो मतलब 2 अक्टूबर भी चलेगा, 1 अक्टूबर 2002 भी चलेगा, लेकिन इसके बाद की डेट और इसके पहले की डेट बिल्कुल नहीं चलेगी। तो इसके हिसाब से अपना देखना, एज के हिसाब से मत देखना। ठीक है? नहीं तो आप बोलोगे सर मैं हूं तो 20 साल का लेकिन आ नहीं पा रहा हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसके हिसाब से देखना है। ठीक है? और बाकी मैंने इनके लिए बता ही दिया है। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने हाईलाइट किए हैं ना, बस वही आपके काम की चीज़ है। तो मैंने आपका काम आसान कर दिया सर, आपको वही पढ़ना है। देखिए ध्यान सुनिए, एक चीज़ यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ मैं कि आप जो भी एप्लीकेशन, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे आप, है ना, तो आप उसमें क्या भरने वाले हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, DOB। ठीक है? तो ये आपके 10th की मार्कशीट से मिलना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, आपका नाम, है ना, योर नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, और आपका खुद का योर्स नेम, ये सब के सब आपकी 10th की मार्कशीट से मिलना चाहिए। इन केस ऐसा हो जाए कि 10th की मार्कशीट्स में आपके माता और पिता का नाम ही ना हो, है ना, कभी कभी ऐसी मार्कशीट्स होती है जिसमें माता पिता का नाम शो नहीं होता है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, ध्यान सुनिए, उनके लिए नोट 2 बनाया गया। उसमें ये लिखा गया इसी में कि ऐसे बच्चे जो हैं वो पैन कार्ड इस्तेमाल करें। ठीक है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ऐसा कुछ उनको शो करना पड़ेगा। समझ गया ना आप सभी के सभी? तो आपको फिर वो दिखाना पड़ेगा कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें से नहीं है तो फिर आप दूसरे तरीके से। ठीक है? मतलब मेट्रिकुलेशन में नहीं तो ये। ठीक है? बाकी मेट्रिकुलेशन, और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ तो सिर्फ मेट्रिकुलेशन से ही नापेंगे और कुछ नहीं, मतलब 10वीं की मार्कशीट से ही नापेंगे। और साफ साफ लिखा है, नो अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एज विल बी एक्सेप्टेड, कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है? एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर साफ साफ देखना जरा, देखो क्या क्या लिखा है। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड रिक्वेस्टेड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री वाले ही अप्लाई कर सकते हो भैया। ठीक है? और इसका प्रूफ आपको 1 अक्टूबर से पहले जमा कर देना है। समझ गए? और यहां पर साफ साफ लिखा विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको मिली, एंड प्रोड्यूस द इंजीनियरिंग डिग्री, देखो सारी मार्कशीट्स आपको लेकर के आनी है सेमेस्टर की। जो लोग फाइनल ईयर में, उनके लिए बात ध्यान सुन लें, उनको सारी मार्कशीट्स अपनी शो कर देनी है 1 अक्टूबर से पहले, फाइनल ईयर की पूरी सेमेस्टर की सब कुछ। ठीक है? लेकिन ध्यान सुनना, डिग्री जो मांगी गई है वो कहा है कि ठीक है ट्रेनिंग आप ज्वाइन कर लो, लेकिन 12 हफ्ते के अंदर अंदर फिर आपको डिग्री वहां पर सौंपनी पड़ेगी। समझ गए? तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो मैंने बोला आपसे, जो फाइनल ईयर और सेमेस्टर, जैसे फाइनल ईयर खत्म हो जाएगा आपका तो डिग्री तो एकदम से नहीं आ जाती, डिग्री आने में टाइम लगता है। तो उसके लिए क्या है कि आप जब पेपर दे लोगे तो रिजल्ट आ जाएगा फाइनल सेमेस्टर का, तो वो आपको 1 अक्टूबर से पहले पहले दिखाना पड़ेगा। और डिग्री फिर 12 हफ्तों के अंदर अंदर आना पड़ेगा, मतलब तुरंत आपको अप्लाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? OTA में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी होगी और 12 हफ्ते के अंदर अंदर आपको डिग्री देनी है। ठीक है? लेकिन सेमेस्टर, ध्यान सुन लो, डिग्री देने की बात कर रहा हूं, डिग्री बाद में आती है। रिजल्ट आपका पहले आ चुका होगा आखिरी सेमेस्टर का, तो वो आपको रिजल्ट 8 के 8 सेमेस्टर का 1 अक्टूबर से पहले शो करना ही है। ठीक है? मार्कशीट शो करनी है, लेकिन जो डिग्री होगी वो आपको ज्वाइनिंग कर सकते हो और उसके 12 हफ्ते के अंदर आपको दिखानी पड़ेगी, ये जरूरी है ना, वहां पे जाने से पहले। चलिए आगे चलते दोस्तों, बहुत ऊपर ना खिसक जाइए।
ठीक है, अभी हमने ये कवर किया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा, कैंडिडेट्स हुज फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम विल बी शेड्यूल्ड आफ्टर, देखो जिनका 1 अक्टूबर के बाद शेड्यूल हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकते, साफ कहा गया है ना। नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंडिंग दिस डेट विल बी एंटरटेन, कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे ये लोग, ठीक है, कोई भी एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, कहने का मतलब कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे वही बात है, देखो जो मैंने कहा ना, यहाँ पे सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, और ये देखो ये तो सेम ही है, इसमें कुछ अंतर नहीं, जो ऊपर बात की जा रही थी वो यहाँ पे कह दी गई है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या बोला गया है बहुत अच्छे समझेंगे। इनने ये बोला है कि क्या है कि हम ठीक है ले रहे हैं, अच्छा कौन कौन सी डिग्री है वो सुनेंगे ध्यान से, है ना। पहले मैं थोड़ा समझा दूं आपको, जैसे कि देखिए इनने बोला है कि ठीक है फाइनल सेमेस्टर और ईयर में पढ़ने वाले बच्चों को हम प्रोविजनली अलाउ कर रहे हैं, प्रोविजनली मतलब ठीक है कर दे रहे हैं, ऐसा वाला अपीयर हो सकते हैं एसएसबी में, लेकिन कंडीशंस है, 2 कंडीशंस रखी हैं, 1 और 2, दोनों कंडीशन सुनना ध्यान से। पहली कंडीशन में इन्होंने कहा कि उनके जो परसेंटेज हैं, भाई देखो अभी तो आप फाइनल तो दोगे, फाइनल ईयर तो आप दे सकते हो ना, देखो या तो फाइनल सेमेस्टर में हो सकते हो या तो फाइनल ईयर में हो सकते हो, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। तो मान लो आप अगर फाइनल सेमेस्टर आप फाइनल ईयर में हो तो 6th सेमेस्टर, और अगर आप फाइनल ईयर में अभी जा रहे हो तो 3rd ईयर। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। दोनों ही मामले में कि चाहे तो 3rd ईयर चाहे 6th सेमेस्टर एक ही बात होती है, ठीक है। तो 6th सेमेस्टर तक के परसेंटेज, ये 6th सेमेस्टर का या 3rd ईयर का जो परसेंटेज है वो आपका क्वालिफाइंग होनी चाहिए। सपोज करो मैंने कहा कि 60% जैसे 76% बनाया गया था मैकेनिकल का, ठीक है, पिछली बार, ठीक है। तो 76% अब आपको कट ऑफ तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब तो आपको एसएसबी के लिए बुलाएगा। तो अब क्योंकि आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर वाले हो, फाइनल ईयर वाले मान लेते हैं आपको, तो फाइनल ईयर वाले हैं तो आपको 6 सेमेस्टर तक का आपका रिजल्ट है आपके पास, तो 6 सेमेस्टर तक आपके 76% अगर कट ऑफ है तो 76% से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे और अंदर जा पाएंगे, अगर कट ऑफ 76% रखा तो। अब दूसरी बात सुनना, और यही 1 अक्टूबर से पहले अब आपको देना पड़ेगा ना, अब आपका फाइनल ईयर का भी मार्कशीट देनी पड़ेगी, तो फाइनल ईयर के 1 अक्टूबर से पहले जब आप फाइनल ईयर की मार्कशीट लेकर के आओगे तो उसमें आपके परसेंट भी 76% से ऊपर ही होने चाहिए, समझ गया, तभी आप अंदर होंगे, वरना आपको वहां से वो वापस कर देंगे। ज्वाइनिंग से एसएसबी निकाल चुके हो आप, ज्वाइनिंग के लिए जा रहे थे, मार्कशीट तो देनी पड़ेगी 1 अक्टूबर से पहले, इन्हें बोल दे देखो ये बात तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, ठीक है। 1 अक्टूबर से पहले आपको वहां पे मार्कशीट तो दिखानी ही पड़ेंगी, लेकिन अब वो मार्कशीट्स का परसेंटेज भी कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए। मतलब एक बार आपने 6 सेमेस्टर के बल पर इन हुए, एसएसबी भी दिया, मेडिकल दिया, सब कुछ हो गया, और अब आप ज्वाइन करने जा रहे हो, और ज्वाइन करने से पहले क्योंकि आप फाइनल ईयर के थे तो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट शो करनी पड़ेगी, तो उसमें भी कंडीशन है कि वो परसेंट उतनी होनी चाहिए जो कट ऑफ था, समझ गए, यानी 76% से ऊपर ही होना चाहिए, तभी आप इन होगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, आप बाहर हो जाओगे। क्या आपको समझ में आ गया दोस्तों? यही पूरी बात यहाँ पे लिखी हुई है ए और बी में, ठीक है। तो आपको ले लेंगे आपके 6th से, है ना, और जो बी आर्किटेक्चर वाले हैं उनका 4th और 8th सेमेस्टर देखा जाएगा, और वहीं पर 2nd सेमेस्टर और 1st ईयर देखा जाएगा एमएससी वालों का, तो सबका लिख दिया है, ठीक है। तो याद रखेंगे अपने अपने स्ट्रीम और डिसिप्लिन में, यही बात इसमें लिखी हुई थी, है ना, शुड नॉट हैव एनी। और देखिए सबसे बड़ी बात, जैसे बैकलॉग होते हैं आपके, कई लोग के बैक लगे होते हैं, बैक नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में जब आप अप्लाई कर रहे हो एप्लीकेशन को, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब विडोज की मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो विडोज के लिए क्या 2 पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है वो भर सकती है एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन नॉन टेक्निकल नॉन यूपीएससी, एक ये पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो अगर आप ऐसी कोई विडो है जिनके पास ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में, इंजीनियरिंग में नहीं है, किसी और में है, कोई भी एनी डिसिप्लिन लिखा है ना, कोई भी और है, तो आप ये वाला भर सकते हैं। इनकेस अगर आप ऐसी विडो है जिनके पास बी.टेक है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, तो आप ये वाली टेक्निकल फील्ड भर सकते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। बस ये हो जाता है कि जो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं इनको एंटी डेट नहीं मिलता है ना। एंटी डेट का मतलब होता है दोस्तों ये प्रमोशन होता है, ठीक है। एंटी डेट क्राइटेरिया एक प्रमोशन का फंडा होता है, मैं अभी बताऊंगा इसको, आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ गए ना आप, तो विडो के लिए इतना है ना। खैर जो भी है, चलिए दोस्तों अब देखिए, कैंडिडेट स्टडिंग इन फाइनल ईयर ऑफ डिग्री मस्ट इंश्योर दैट शी सबमिट। अब इसमें भी एलिजिबिलिटी तो पूरी होगी, ग्रेजुएशन है तो क्या हुआ, मान लो कि आप फाइनल ईयर में भी हो सकते हो सकता है आपका कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो आपको भैया 1 अक्टूबर से पहले आपको भी देना पड़ेगा, और आपकी एज जो है 35 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। एलिजिबिलिटी में कहीं छूट नहीं दी गई है, बस ये कोटा आपको मिल रहा है, इतना ही है। वैकेंसीज जो है दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेड से मैंने करी है, ठीक है। ओनली इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, है ना, स्टूडेंट्स आर अलाउड टू फिल द फॉर्म्स। ये वैकेंसी सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही है, विल बी एक्सेप्टेड। वो छोड़ देना है ना, ये ग्रेजुएशन या नए डिसिप्लिन वाला, इसको छोड़ करके बाकी सब सिर्फ इंजीनियरिंग स्ट्रीम की है। कैंडिडेट्स विद डिग्री इन एनी अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब ये हुआ दोस्तों
क्या लिखा, इंजीनियरिंग की डिग्री भी, अगर कोई और इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप, ऐसा नहीं कि कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री है तो सारे इंजीनियर इसमें अलाउड है, कुछ ऐसी मतलब इंजीनियरिंग, इसीलिए उन्होंने हर पोस्ट के बगल में उस इंजीनियरिंग डिग्री को लिख दिया कि इस पोस्ट के लिए कौन कौन से इंजीनियरिंग की डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आप रेडी हो, मैं आपको वही बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। मतलब सारी इंजीनियरिंग डिग्री भी अलाउड नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। चलिए अब आ जाती है दोस्तों यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों की, है ना। 59th बैच है जिनका, तो मैंने कहा सबसे पहले इंजीनियरिंग की स्ट्रीम आप सिविल देख सकते हो, सिविल में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इसकी टोटल पोस्ट मैं आपको बता दूं 40 हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारी सिविल इंजीनियरिंग और दुनियादारी लिखी हुई है, ये वो डिग्रियां इन्होंने लिख दी हैं साफ साफ जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होगी। मतलब अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग नॉर्मल की तो भी एलिजिबल हो, आपने सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वाली करी है तो भी आप एलिजिबल हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तो भी एलिजिबल हो, बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन तो भी एलिजिबल हो, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी तो भी एलिजिबल हो, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग की है तो भी एलिजिबल, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग तो भी एलिजिबल, समझ गए। सिविल टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की है तो भी आप एलिजिबल हैं, समझ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। सिविल एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं इसके लिए, सिविल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और फिर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट प्लानिंग। आप समझिए ये इन्होंने साफ साफ इंजीनियरिंग बता दी जो इसके लिए एलिजिबल है, किसके लिए, सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है दोस्तों, समझ गए। 40 पोस्ट है इसकी, तो अगर आप इनमें से कुछ भी रखते हो तो मैंने पढ़ दिया, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, आप चिंता मत करो, लिंक मैं सब कुछ देता हूं, आपको पता है डिस्कशन विद मनोज में। आर्किटेक्चर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आर्किटेक्चर के लिए आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग असिस्टेंटशिप, फिर आर्का इंटीरियर डेकोरेशन और आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, 2 पोस्ट खाली आप भर सकते हैं ये आदमियों के लिए। अभी मैकेनिकल के लिए देख लें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल ऑटोमेशन, एडवांस मैकाट्रॉनिक्स ऑटोमेशन, 21 पोस्ट है, आप उसको भी देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें दोस्तों, तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग वाले भी भर सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, समझ गए। तो ये आपको देख लेना है ना, 14 पोस्ट है, इसको अभी आप भर सकते हैं। अभी पुरुषों के लिए ही चल रहा है, तो कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूं, साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, ये 33 पोस्ट है, बहुत पोस्ट होती हैं। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स वाले भी कर सकते हैं, एडवांस कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। ACA जिनके पास है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटिंग इन कंप्यूटिंग, है ना, कंप्यूटर इन कंप्यूटिंग इन मल्टीमीडिया, कंप्यूटिंग इन सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिकल, आप देख रहे हो ये सारी डिग्री जिसके पास है वो कर सकता है दोस्तों, है ना। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग भी है तो भी कर सकते हो, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस प्रोग्राम, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मैकाट्रॉनिक्स, और एमएससी से अगर कंप्यूटर साइंस एमएससी में है, कंप्यूटर साइंस से एमएससी किया तो भी अप्लाई कर सकते हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो एमएससी तो भी आप कर सकते हो, एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये बताया गया। अब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो कर ही सकते, इंजीनियरिंग की है तो कर लोगे, इन्फॉर्मेशन इंजीनियरिंग, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएससी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने एमएससी आईटी से किए तो भी कर लोगे, और इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से किए तो भी आप भर लोगे। 9 पोस्ट हैं, आप देख सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल रेडियो, अगर आपने इलेक्ट्रिक एंड टेलीकम्युनिकेशन एमएससी भी किए तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मांगी गई है, 3 पोस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 10 पोस्ट है, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, समझिए दोस्तों, इसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताइएगा, और ये भी है उसी के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमएससी कम्युनिकेशन से एमएससी किया, या माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडवांस कम्युनिकेशन से एमएससी किया है तो भी भर सकते हो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भैया 1 पोस्ट खाली, सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही मांगा गया है, ठीक है। वहीं आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखोगे तो फिर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल टेक्नोलॉजीज वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। रेडियो फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं इसको, ठीक है। 2 पोस्ट है उसके लिए। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेव माइक्रोवेव, ये जो पोस्ट खाली है इसके लिए यही वाली इंजीनियरिंग चाहिए, 1 पोस्ट खाली है ना। एरोनॉटिकल एरोस्पेस एवियोनिक्स की बात करूँ तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और फिर एवियोनिक्स एविएशन, इसके 5 पोस्ट खाली आप भर सकते हैं। पीडीएफ में शेयर करूंगा, आप चिंता मत करो, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं, देखो मैं आलस नहीं करना चाहता, क्यों, ताकि आप आलस नहीं करो। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है दोस्तों, मैं चाहूँ तो आराम से आलस कर सकता हूँ, एक चीज़ को क्यों पढ़ूँ, मैं पीडीएफ शेयर कर दूँ ना, लेकिन मुझे मालूम है कई लोग सिर्फ सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद नहीं करते। तो रिमोट सेंसिंग के लिए रिमोट सेंसिंग 1 पोस्ट खाली है,
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी पोस्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा अब मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे और भी है, प्रोडक्शन में भी है दोस्तों। तो प्रोडक्शन की इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल मैंने एक पोस्ट खाली है वहाँ पे। वहीं पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट खाली है, देख सकते हो आप इतनी सारी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वेल्डिंग से भी अगर किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, टेक्नोलॉजी से वो भी भर सकता है। तो इन्होंने एक एक इंजीनियरिंग, क्योंकि अलग अलग दिशा में होती है, सारी यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। अब इस तरह से आप देखोगे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और एंड मैनेजमेंट, तो इसके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मांगी गई है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग अगर किसी है तो वो भी भर सकता है। तो कौन कौन सी इंजीनियरिंग भर सकते हैं? 2 पोस्ट खाली भर सकता है इसमें, ठीक है। बैलिस्टिक्स के लिए बैलिस्टिक इंजीनियरिंग 1 पोस्ट खाली है। वहीं पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए बायोमेडिकल और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा तो आप भर सकते हो, ठीक है। और फूड टेक के लिए फूड टेक्नोलॉजी होने चाहिए, 1 पोस्ट खाली है। एग्रीकल्चर की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 1 पोस्ट खाली है। वहीं मेटलर्जी और मेटलर्जी एंड एक्सप्लोजिव के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जी एंड एक्सप्लोजिव इंजीनियरिंग 2 पोस्ट खाली है, ठीक है। और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भैया ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए, 1 पोस्ट खाली है। फाइबर ऑप्टिक्स के लिए फाइबर ऑप्टिक्स 1 पोस्ट खाली है। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के लिए वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2 पोस्ट खाली है साहब, ठीक है। लेजर टेक्नोलॉजी के लिए लेजर टेक्नोलॉजी चाहिए, उसी में डिग्री होनी चाहिए, 2 पोस्ट खाली है इसके लिए। बायोटेक्निकल के लिए बायोटेक है ना, तो 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट है, बाकी सबकी 1 पोस्ट है। केमिकल इंजीनियरिंग की भी 1 पोस्ट है, तो केमिकल इंजीनियरिंग, रबर टेक्नोलॉजी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, माइनिंग। टोटल लड़कों की 175 पोस्ट है, 20 से 27 साल की उम्र, इंजीनियरिंग डिग्री, सब कुछ मैंने बताया। अब बात करते हैं दोस्तों महिलाओं की, सेम पोस्ट है दोस्तों, जैसे कि उसमें भी था ना सिविल कंस्ट्रक्शन, वही चीजें हैं यहाँ पे भी, बस महिलाएं देख लें, 2 पोस्ट है यहाँ पर सिविल में। आर्किटेक्चर में भी वही जो ऊपर बताया था वही के वही रहेंगे, 1 पोस्ट खाली है, ठीक है। मैकेनिकल में भी सारी वही डिग्रियां जो ऊपर बताई थी, 2 पोस्ट खाली है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 पोस्ट खाली है, वही सारी इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के लिए भी जो थी वही की वही 3 पोस्ट खाली है, ठीक है। ये देख लो बस पोस्ट कितनी है। इंजीनियरिंग जो ऊपर बताई थी ना वही की वही रहेगी। एमएससी भी किया हुआ है तो भी चल जाएगा, लिखा है ना इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से तो भी। और अगर आपने रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी ने किया है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया है, ये भर सकता है। वो कौन सी पोस्ट है ये मैं बता दूं आपको एक बार, है ना। यहाँ देखो जरा, ये सारी डिग्री अलाउड है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये सब भर सकते हो। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 2 पोस्ट है आपके लिए, वही सारी चीजें इसमें कही है। एमएससी भी अगर आपने किया है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कम्युनिकेशन से, तो भर सकते हो, ठीक है। और एरोनॉटिकल एरोस्पेस के लिए वही सब कुछ है, 1 डिग्री। एवियोनिक्स एविएशन जो भी किया हो एरोस्पेस में से, है ना। टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 1 पोस्ट खाली है साहब, ठीक है। और यही वही डिग्रियां हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करी है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कुछ भी इनमें से किया आपने तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों, ठीक है। और भी है यहाँ पे एमएससी कम्युनिकेशन, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस्ड अगर किया, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से किया तो भी भर सकते हो आप। और इलेक्ट्रॉनिक्स ये लास्ट पोस्ट है ना, और 1 ही पोस्ट खाली है। इसमें 14 पोस्ट टोटल महिलाओं के लिए है। और इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल टेक्निक्स से इन सबसे किया है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे फॉर विडोज के लिए मैंने आपसे जैसा कहा था, एसएससी वुमेन टेक्निकल में 1 ही खाली है, और इसके लिए बी टेक ही चाहिए। जहां टेक्निकल लेगा वहां तो इंजीनियरिंग चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और 1 अक्टूबर से पहले आपको मार्कशीट देनी है, और जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो 12 हफ्ते से पहले आपको डिग्री वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एसएससी डब्ल्यू नॉन टेक इसकी बात करें यूपीएससी की तो 1, और इसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन आपको मालूम है 35 साल से ऊपर आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए जो वैकेंसी यहाँ पे दी गई थी जो भी है जैसा भी है, आपको इतना ध्यान रखना है, आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अ कैंडिडेट इज परमिटेड टू अप्लाई फॉर ओनली 1 एंट्री और डिसिप्लिन। आप दूसरी पोस्ट नहीं भर सकते, दूसरा डिसिप्लिन नहीं भर सकते, एक ही भर पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जितनी भी विडोज हैं, अब भाई विडोज अपने ध्यान रख लें। विडोज के लिए मैं बता दूं कि उनके लिए जो नियम है, जो डॉक्यूमेंट्स उनको लाने हैं वो ये है ना। क्या लिखा है ना कि विडोज जो भी है विल बी एलिजिबल, और ये तभी है जब आपने दोबारा शादी ना की हो। जितनी भी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जो बंदे थे उनकी पत्नियां हैं, है ना, और वो विधवा हो चुकी हैं, तो वो इसके लिए तभी एलिजिबल है जब उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है। साफ साफ लिखा है प्रोवाइडेड दे हैव नॉट रीमैरिड, तभी वो इसका फायदा उठा सकती है। और क्योंकि रीमैरिज नहीं है तो उन्हें कुछ तो एप्लीकेशन दिखाने पड़ेंगे ना कि आपके पति थे वो, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर, और ये ध्यान रखिए जो भी डॉक्यूमेंट आप शो करेंगी वहां पर, उसमें आर्मी के ही सबसे बड़े अधिकारी का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी कैसे, कहां पर है, मैं आपको सब बताने वाला, आपको ध्यान सुनना है। आपको पहला तो चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम यहाँ। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो ना, ये तो भर करके डाउनलोड तो करोगे ना, निकालोगे ना उसको, ये निकालना है, ठीक है। दूसरा, ये हार्ड कॉपी में रखना है आपके पास, सेल्फ अटेस्टेड, यानी खुद का साइन किया हो आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फिर आपकी डिग्री की सर्टिफिकेट। ये तो एलिजिबिलिटी चाहिए ही भैया, इसमें तो कोई नहीं होगा कुछ भी। अब आता है दोस्तों ये आपका, ठीक है। अब देखिए पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ मैरिज।
ऑर्डर ऑफ मैरिज का पार्ट 2 चाहिए उसको, और पार्ट 2 चाहिए ऑर्डर ऑफ डिमाइस ऑफ हस्बैंड, है ना, हस्बैंड के खत्म होने का जो है वो भी चाहिए, ठीक है। इनिशियल रिपोर्ट ऑफ बैटल फिजिकल कैजुअलिटी, ठीक है, बोलने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कैसे बताऊँ आपको, समझ रहे हैं आप, ठीक है। देश की रक्षा करने वाले जब ऐसे होते हैं और उनके परिवार को ऐसा सब कुछ झेलना पड़ता है, उनके लिए नौकरी निकालो चाहे जो भी निकालो, ठीक है, ये दुख तो सिर्फ वही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता, ठीक है दोस्तों। तो फिर भी चलिए, मेरा काम है आपको बताना, भाई जो भी हो, अगर फ़ायदा दे रही है गवर्नमेंट, कुछ लाभ, कुछ भरपाई कर सकती है, तो क्यों ना आप पीछे रहें, इसको आप इसको ले करके रहें, ठीक है। तो इनिशियल रिपोर्ट ऑफ बैटल एंड फिजिकल कैजुअलिटी जो हुआ था, इनिशियल रिपोर्ट चाहिए, डिटेल्ड रिपोर्ट भी चाहिए उसकी, और फिर बैटल जो फिजिकल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट था वो भी चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है कि जो भी आपने ऊपर अभी डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए एक ऑफिसर के द्वारा, एक्स MP डायरेक्टरेट, ये पूरा लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी फॉर ऑफिसर्स एंड बाय कंसर्न्ड रिकॉर्ड ऑफिस ऑफ JCO, समझ गए ना। तो मतलब उनके द्वारा, इनके द्वारा साइन होना चाहिए, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ये एनवलप पे होना चाहिए सारा कुछ, और एनवलप पे जब ये सब कुछ आप अंदर करोगे सेल्फ अटेस्ट करके और इनके द्वारा साइन करके, तो उसके ऊपर आपको लाल पेन से लिखना है, क्या लिखना है, उस लेटर, वो जो बड़ा सा है ना लिफाफा जिसमें आपने सब कुछ भर दिया है, अब उसके ऊपर आपको लाल इंक से क्या लिखना है, ये विडो ऑफ लेट डैश, समझ गया ना। फिर अपने पति का नाम आपके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो विडो ऑफ लेट ये ऊपर लिख देना है, बस इसको फिर आपको पोस्ट कर देना है, ठीक है। दीज कैंडिडेट्स विल अप्लाई, और ऐसे कैंडिडेट जो है इनको ऑफलाइन अप्लाई करना है डायरेक्टली टू दिस, ये लिखा हुआ है RTGAWE सेक्शन डेटी जेन ऑफ RTG AG's ब्रांच इंटीग्रेटेड HQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वेस्ट ब्लॉक 3RK पुरम न्यू दिल्ली, इतना प्रोवाइडेड, ये इतना, ठीक है। इस लेटर पे आपको फिर उसे पोस्ट कर देना है, लेकिन याद रखिए एनवलप के ऊपर लिखना ना भूलेंगे, विडो ऑफ लेट, फिर पति का नाम लिखना है, ठीक है। और इस पर आपको भेज देना, ये ऑफलाइन आपको सारे भेजने, इस ऑफिसर के साइन होने चाहिए, गलती मत करिएगा, मैं पहले बता रहा हूं आपको, ठीक है, सारी चीजें देख करके जाएंगे, ठीक है। द लास्ट डेट फॉर, और ऑफलाइन ये फॉर्म लेने का, देखो वैसे तो 6 अप्रैल है भरने का इसको, लेकिन ये सबके लिए, लेकिन जो विडोज हैं उनके लिए ऑफलाइन भेजना है, तो उनको ये भेजने के लिए 22 अप्रैल तक की डेट दे दी गई है, ठीक है। और बाकी सबके लिए 6 अप्रैल है, ध्यान रखेंगे। अब टाइप्स ऑफ कमीशन की मैं बात करूँ, देखो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लोगे तो आपको कमीशन किया जाएगा किस पे, रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट लगेगी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें आपको एंड डेट सीनियोरिटी दिख रही है, इसका मतलब आप जानते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो भी डिग्री वाले लोग होते हैं, जब इनको इंजीनियरिंग में भर्ती किया जाता है टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत, ये जो आप देख भी रहे हो यहाँ पर, तो इसके तहत क्या होता है कि इनकी डिग्री को एक तरह से प्राइज दिया जा रहा है, एक तरह से मान्यता दी जा रही है, समझ गए। क्योंकि अब आप देखिए, जब आप अंदर जाएंगे तो आप पढ़ाई भी तो करेंगे, 2 साल की पढ़ाई है भैया, टेक्निकल आपको मालूम है ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा आपका, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, और वो भी डिफेंस मैनेजमेंट में होगा, ये आपको डिग्री दी जाएगी, समझ गए। तो उस डिग्री के बिहाफ में और आपकी इंजीनियरिंग डिग्री को भी ध्यान में रखते हुए आपको एंड डेट दी जाती है 1 साल की। एंड डेट सीनियोरिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा समझ लीजिए कि आप कमेंस हुए, यानी कि आप नौकरी आपने ज्वाइनिंग करी, है ना, 2006 में, ठीक है, आपने नौकरी ज्वाइन कर ली 2006 में, ये मतलब मैं समझाता हूँ एंड डेट सीनियोरिटी का, आपने 2006 में जो है ज्वाइन कर लिया, लेकिन आपको ये ट्रीट करेंगे कैसे कि 1 साल पहले के हिसाब से, मतलब ये मान लेंगे कि आप 2005 में आए हो, ठीक है। और इसका फायदा ये होगा कि आपको एक प्रमोशन लग जाएगा और आप डायरेक्ट ही क्या लगोगे दोस्तों, रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। ये यूं ही नहीं लगती है, समझ गया। ये आपकी टेक्निकल एंट्री स्कीम मालूम है ना, जो CDS का एग्जाम देते हैं, CDS का एग्जाम देने वाले लोग डायरेक्ट ये लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये होता ही है, एंड डेट सीनियोरिटी का यही मतलब ही होता है, ठीक है, कि हम 1 साल सीनियर मान रहे हैं आपको, सीनियोरिटी मानते हुए, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ाई करी है 2 साल हमारे पास, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको एंड डेट सीनियोरिटी दे रहे हैं। मतलब 2006 की बजाय हम आपको 2005 का मानते हुए 1 साल का प्रमोशन दे दिया। सब कुछ वही है जैसा चल रहा है, ये नहीं कि 2005 की भर्ती हो जाएगी, 2006 की रहेगी, लेकिन 2005 की तरह ट्रीट करेंगे, और 1 साल का जो है आपको, क्योंकि हर साल इनके यहाँ प्रमोशन होता है, 2 साल में, 3 साल में, 6 साल में, एक पूरा बना हुआ, मैं बताऊंगा अभी कैसे कैसे प्रमोशन होगा। तो आपकी जो पहली रैंक दे रहे हैं ये लेफ्टिनेंट की दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको मिल गया एंड डेट सीनियोरिटी के हिसाब से, आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। मतलब एक तरह से आपकी डिग्री को मान्यता दी जा रही है, एक तरह से उसको प्राइज दिया जा रहा है। चलिए साहब, ठीक है। और OTA में आप चले जाएंगे, एंडेड सीनियोरिटी, नो एंडेड सीनियोरिटी, और विडोज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखेंगे, उनके लिए सब नहीं दिया गया है, ठीक है। खास तौर पे ध्यान रखना, विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट बट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी एंडेड सीनियोरिटी। जो महिलाएं हैं उनको लेफ्टिनेंट तो मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई भी एंड डेट सीनियोरिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो उनके लिए नहीं है, विडोज के लिए नहीं है, इसका ध्यान रखना। अब ट्रेनिंग की मैं बात करूं दोस्तों,
ट्रेनिंग जो है आपकी टोटल होगी 49 हफ्ते की, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इस दौरान आप शादी वादी नहीं करेंगे, ये सब दिख रहा है। और अगर हुआ तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा आपको। और अगर आप ऐसे पाए गए कि आपने शादी कर ली तो आपको पूरा रिफंड, क्योंकि जैसे शादी होगी तो आपको फिर कैंडिडेचर कैंसिल, और जिसको भगाया जाएगा उसको रिफंड लिया जाएगा। और आपको मालूम है 1 हफ्ते का चार्ज, और ये पूरे ट्रेनिंग आप जो करते हो ना 49 हफ्ते की, तो 1 हफ्ते खर्चा पता है आपको 16,000 है। 1 हफ्ते का खर्चा 16,000 है दोस्तों, समझ गए। तो अगर आपने बीच में छोड़ा ना तो आपको, हाँ, मेडिकल इश्यू ना हो, जब तक अगर मेडिकल ग्राउंड पे छूटे हो, मतलब कुछ ऐसा हो गया, टूट टाट गए हो, मेडिकली अनफिट बताया गया है, तो ही आपको वो सब नहीं देना है, समझ गए। लेकिन उसके अलावा कोई और रीजन हुआ, उसकी वजह से आपने छोड़ा, अब वो चाहे जो भी हो, समझ गए, मेडिकल को छोड़ करके अब चाहे जो भी रीजन होगा, तो आपको 16,000 कुछ होता है हर हफ्ते के हिसाब से इन्हें भरपाई करनी पड़ेगी, रिफंड देना पड़ेगा, ये समझ गए। इसलिए ना गलत जानकारी भरना, ना कुछ भी गलत करना दोस्तों, है ना। और याद रखेंगे मैंने आपसे क्या कहा है, ठीक है, कि पीरियड ऑफ ट्रेनिंग पूरी होते तक आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, नहीं हुई तो भैया रिफंड भी देना पड़ेगा, सब करना पड़ जाएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। और ये रहा आपको देखो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ये इससे आपको नवाजा जाएगा। जैसे आपकी ओटीए से कंप्लीट हो जाएगी ना पूरी ट्रेनिंग, तो आपको ये डिग्री दी जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, और लाइबिलिटी ऑफ सर्विस तो ठीक है, ये तो आपको पता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट की मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए आपको वही है, ये यहाँ पे जो लिखा है ना, एसएससी का मैंने आपको बताया था, एसएससी और शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट सर्विस कमीशन में 10 साल तक करना है, फिर एक्सटेंड हो सकता है 4 साल तक। 10 साल के बाद आपसे पूछ लेंगे परमानेंट सर्विस कमीशन के लिए, अगर आप एलिजिबल ठहराए गए तो परमानेंट सर्विस कमीशन में चले जाओगे, और नहीं हुआ तो 4 साल बस करने देंगे, फिर उसके बाद आपको अलविदा बोल देंगे, ठीक है। यही बात इसमें लिखी गई है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग देख रहा हूँ 16,260 रुपये लगती है पर वीक। अगर आपने बीच में छोड़ा, मेडिकल अदर देन मेडिकल ग्राउंड के अलावा कोई और रीजन हुआ तो इतना भरना पड़ेगा, याद रखना, है ना। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए साहब, अब आ जाते हैं यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन फॉर प्रमोशन क्राइटेरिया की। देखिए सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट लग गए, और आपको जो प्रमोशन मिलता है ऑन कमीशन, ये पहले ही मिल गया आपको प्रमोशन, ठीक है। फिर उसके बाद 2 साल के बाद आपको कैप्टन बनाया जाएगा, 6 साल के बाद आपको मेजर बना दिया जाएगा, 13 साल के बाद आपको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया जाएगा, और कर्नल बनाया जाएगा आपको, टीएस दिख रहा है आपको, 26 साल के बाद। 26 साल जब आप नौकरी कर लोगे तो आप कर्नल बन जाओगे। अब इसके बाद ये देख रहे हो, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, जैसे कि जनरल वीके सिंह, मुकुंद नरवणे, ये जितने भी आपने सुने ना कि मेजर आर्मी के चीफ कौन है, तो वो ये रहे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है ऑन सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायर्ड सर्विस कंडीशंस। अगर आपने सर्विस कंडीशंस बहुत अच्छे से पूरी की हुई है तो उसको सिलेक्शन ध्यान देते हुए ही आप बाकी की पोस्ट है, ब्रिगेड कर्नल से नीचे, कर्नल के बाद जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर, वो सब तो आपको तभी मिलेंगे जब आप बाकी चीज़ें फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको प्रमोशन बताया। अब यहाँ पर सैलरी देख लो, आपकी जैसे ट्रेनिंग पे जाओगे ना 56,000 की सैलरी, फिर वो उस हिसाब से बढ़ती चली जाएगी। और जो जनरल होते हैं हमारे, उनकी 2.5 लाख होती है, फिक्स्ड होती है, दिख रही होगी आपको, ठीक है। और आप 56,000 से स्टार्ट कर रहे हो, आपके चाहिए आपको। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे मिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री में सर्विस करने के लिए आपको एक पे मिलता है, वो होता है 15,000 का, ये हर मंथ आपको मिलेगा, वो आपकी सैलरी से अलग है। फिक्स स्टाइपेंड भी मिलता है कैडेट को, वो 56,000, वही सैलरी जो लग रही थी लेफ्टिनेंट के रूप में आपकी, वही, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए क्वालिफिकेशन ग्रांट की मैं बात करूँ तो वो तो आप समझ गए होंगे। फ्लाइंग अलाउंस भी मिलता है, उड़ने का भी मिलता है, कितना, लेफ्टिनेंट और उसके ऊपर वालों को लेवल अबव का 25,000 पर मंथ फिक्स्ड मिलता है। रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स, ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा, है ना। तो उसके अदर अलाउंसेस भी हैं भैया, डीए मिल गया, डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगा ही मिलेगा, पैरा अलाउंस है, पैरा रिजर्व अलाउंस है, खैर ये सब तो बहुत सारे अलाउंस है, ये तो आपको मिलते रहेंगे। पढ़ाई तक के लिए मिलता है भैया, अगर मान के चलो कि 2250 रुपये कुछ ये देते हैं एक बच्चे का, नर्सरी से लेकर अगर 12वीं तक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो 2250 रुपये देंगे, और 6,000 रुपये हॉस्टल एक बच्चे का, तो मैक्सिमम 2 बच्चे तक का देते हैं ये सिर्फ, ठीक है। तो 2 बच्चों के, अब एक बच्चे का 2250, तो 2 बच्चों का आप समझ लो कि भाई कितना हो गया, है ना, मतलब 5-6 हज़ार तो वो दे दिया, और फिर 12,000, 6,000 करके 2 बच्चों का देंगे तो 12,000 वो दे दिया, समझ गए। तो आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ये आपके बच्चों का पूरा पढ़ने का और वो सब कुछ देते हैं। हाँ, लेकिन इसके बिहाफ में स्कूल को ये शो करना पड़ेगा सर्टिफिकेट कि यहाँ पढ़ता है वो, ठीक है, ये सब मिलता है। और इतना ही नहीं है, अलग अलग जगह पे रहने के लिए भी मिलता है। जैसे कि आप देख रहे हो फील्ड एरिया अलाउंस आपको किसी में 10,000 है, कहीं 16,000 है, कहीं 6,000 है, तो ये डिपेंड करता है कि कैसा फील्ड है, रिस्की है कि कैसा। ऊंचाई पे जाने का अलग रहता है, ठीक है। अगर ऊंचाई देख रहे हो बढ़ती चली जा रही है यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी अगर ये वाली तीसरी वाली कैटेगरी 30 में, तीसरे में कुछ आते होंगे तो 25,000, फिर उससे कम है तो ये कैटेगरी, मतलब समझ रहे हैं, ये हाई एल्टीट्यूड में रहने, और सियाचिन में जो नौकरी करते हैं उनको तो 42,500 अलग से मिलता है, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस आपको 20,000 के आसपास मिलेगा ही मिलेगा, और राशन भी मिलता है साथ में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, आपको ऐसा है कि जिन्होंने सरकारी गाड़ी ले ली है उनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये नहीं मिलता है, जो आपको ये दिख रहा होगा,
ठीक है, ये सब नहीं मिलेगा। जिन्होंने खुद की सरकार की गाड़ी में चलने वाले जो आर्मी के ऑफिसर होंगे उनको नहीं मिलता है, जो नहीं चल रहे उनको मिल जाता है। ठीक है, और अगर किसी ने 1 महीने की छुट्टी ले रखी तो उसमें कोई भी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता है पूरे 1 महीने की अगर छुट्टी ली है तो। हाँ, लेकिन अगर वो फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसे वो मिलेगा ही मिलेगा, और उसे जो मिलता है वो मिलता है 2250 रुपये। अब फिजिकली डिसेबल्ड है ना, तो उसे तो देना ही पड़ता है दोस्तों। समझ गए आप सभी के सभी। चिल्ड्रन एजुकेशन मैंने कहा था ना, 2250 रुपये एक मंथ में हर महीने देंगे एक बच्चे पर, और ऐसा 2 बच्चों के लिए करेंगे अगर वो नर्सरी से लेकर के 12वीं तक में पढ़ता है। इसके लिए सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, आप हेडमास्टर से लेकर के आना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों, बहुत बढ़िया। हॉस्टल के लिए 6700 रुपये एक हर महीने एक बच्चे पे, और ऐसा 2 बच्चों तक के लिए हो सकता है। और अगर वो नर्सरी से 12वीं तक पढ़ रहे तो कॉलेज के लिए नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना है, ये मत सोचना कॉलेज के लिए भी देते हैं। और आर्मी ग्रुप का खुद का इंश्योरेंस फंड भी है दोस्तों, जो 1 करोड़ का होता है। 1 करोड़ का ये फंड है ना एक तरह से, तो ये कब मिलेगा आपको, मतलब आपकी पॉलिसी करा देते हैं, आपकी लाइफ इंश्योरेंस करा देते हैं, तो 1 करोड़ का जो है आपका इंश्योर्ड हो जाते हो आप। तो इसके लिए आपको 10,000 रुपये हर बार देना पड़ता है उनको। ठीक है, हर महीने कटवाना पड़ता है, जैसे कि हम नहीं करवाते 10,000 जमा करते जाओ तो 1 करोड़ का आपका बीमा हो जाएगा, ये मतलब है इसका। ठीक है, 10,000 हर बार कटेंगे। और इसमें ये भी कहा गया है कि जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, जो मतलब 100% डिसेबल लोग हैं, उनको पेंशन नहीं दे रही है सरकार। अगर मान लो किसी को अगर पेंशन नहीं दे रही है ना, टू एनी पेंशन, नई पेंशन दी जा रही है उनके मेडिकल बैकग्राउंड के चलते हुए, क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिली, तो अगर ऐसा व्यक्ति 100% डिसेबल है तो उसे 25 लाख रुपए दे देंगे। अगर वो 20% डिसेबल है तो उसे 5 लाख दे देंगे, मतलब इतनी अपंगता है। और अगर उसमें 20% से कम की अपंगता है तो उसे सिर्फ एक्स ग्रेशिया अमाउंट ग्रांट होता है, जो मतलब अंतिम संस्कार जो होता है उसका 50,000 रुपये मिल सकता है, मतलब अंतिम संस्कार में उसके 50,000 मिल जाएगा। और अगर उससे भी कम है तो फिर कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, और याद रखिए ऐसा नहीं कि ये जो डिसेबिलिटी आती है ना अल्कोहलिज्म, ड्रग एडिक्शन के कारण, इसकी वजह से ना एक्स ग्रेशिया मिलेगा और ना ही इनमें से कुछ भी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इतने बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अच्छा और ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है 10,000, मैंने आपसे बोला, जो हर महीने आपको कटाने पड़ता है तभी आपको मिलता है। अप्लाई कैसे करना है अब उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर सिलेक्शन पे बात करेंगे। आपको सीधे जाना है, ये जो दिख रहा है आपको, ये www.joinindianarmy.net, ये मैं लिंक दे रहा हूँ आपको। ठीक है, परेशान मत होना, सब प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लिक करना है ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन पे। ठीक है, सामने जैसे इस पे जाओगे ना, ऑफिसर एंट्री में दिखता ही है। ठीक है, कैरियर पे ऑफिसर एंट्री, वहां पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आएगा, तो अप्लाई ऑन लिखा है हुआ। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये लिंक मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं सेंड कर रहा हूँ, परेशान मत हो। ठीक है ना, और डैशबोर्ड पे, और फिर आपको वहां पर एलिजिबिलिटी ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसको छोड़ देना, आपको सीधे जाना है अप्लाई में, क्योंकि एलिजिबिलिटी तो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अप्लाई फॉर्म में क्लिक कर देना। ठीक है, फिर एप्लीकेशन आगे बढ़ जाना, और ईमेल आईडी और फोन नंबर सही देना, क्योंकि इसी से जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएगी ना आपकी डिग्री, तो आपको ये मेल भेजेंगे। ठीक है भैया, आपका जो है एसएसबी सेंटर ये रहा। ठीक है, एसएसबी सेंटर तो ये आपको मेल में सेंड कर देंगे कि आपका, देखिए एसएसबी सेंटर भोपाल भी है, बेंगलोर भी है, ठीक है, यूपी भी है ना, तो अलग अलग जगह है। तो ये क्या करेंगे, आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे ना आपकी डिग्री के परसेंट के हिसाब से, ठीक है, मतलब आपका नाम आ जाएगा जब उनके पास, तो ये आपको मेल कर देंगे कि ठीक है भाई आपका यूपी में एसएसबी होगा। अब यूपी में एसएसबी, अब आपको क्या करना, जैसे ही मेल आ जाए ना, तुरंत ये लॉगिन करना है। यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी आप रखे रहना अच्छे से, वहाँ पे लॉगिन करना, और डेट चुन लेना किस डेट को आप चाहते हो कि आपका एसएसबी हो। एसएसबी सेंटर तो आपको इंडियन आर्मी चुन के देगी कि हम भोपाल में कराएंगे, यूपी में कराएंगे, ये उनके हाथ में है, लेकिन डेट आपके हाथ में है। ठीक है, डेट आपको चुनना है, लॉगिन करके आप चुन सकते हो। ठीक है, और बस मतलब ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो भरा है ना, बस वही सारी बात है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और पूरा सबमिट करके आखिरी में बस खत्म। ठीक है, और इसके प्रिंट के 2 कॉपी रख लेना, क्योंकि जब एसएसबी के लिए बुलाओगे, शॉर्टलिस्ट हो जाओगे जब डिग्री के परसेंट के हिसाब से, तो आपको बुलाया जाएगा। ठीक है चलो, और कोई भी डाउट हो ना दोस्तों, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, आप चिंता मत करना। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं होगा एक बार अगर आपने भर दिया तो। ठीक है, और ये मैंने बता दिया सीजीपीए जो ग्रेड्स हैं, इनको कंफर्म आपको मार्क्स में कन्वर्ट करना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन में कन्वर्ट कर देना है। मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी, ये इसी के हिसाब से आपके पेरेंट्स का नाम होना चाहिए, और नहीं है तो भाई मैंने आपको बताया ना, पैन कार्ड, ये सब का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ध्यान दें कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल्स आर टू बी कैरीड टू द सिलेक्शन सेंटर। अब क्या क्या स्टूडेंट्स को लेकर के जाना है, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनोगे आप सबके सब। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूं, देखिए सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपका खुद का साइन होगा। ठीक है, आपको एक कॉपी, देखो सारी फोटोकॉपी है, ओरिजिनल भी लेके जाना, फोटोकॉपी भी लेके जाना। ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे आप, 10th 12th ड्राइविंग लाइसेंस जितना भी है सब लेकर के जाना। ठीक है, वो वहां पे सिर्फ क्रॉस चेक करेगा और वापस दे देगा, ओरिजिनल वो रखेगा नहीं इनकी। लेकिन और जितने भी ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट है ना, उन सब की एक कॉपी भी करा लेना। कॉपी तो मैं कहता हूं 2-2 बंडल करा लेना। ठीक है, और सब में खुद के साइन सेल्फ अटेस्टेड करके रखना है।
समझ गए, पूरा बंडल तैयार करना है, 10th 12th फिर सेमेस्टर वाइज सारे के सारे, ठीक है, कुछ और डिग्री लिया जो भी लिया है सारा कुछ इकट्ठा करके और प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन रखना है। ये जो एप्लीकेशन भरोगे ना तो उसका प्रिंट भी निकलेगा, इसके 2-2 प्रिंट रखना, आपके तो 4 रखना और 2-2 3-3 बंडल बना लेना, सब लेकर के वहां पहुंच जाना एसएसबी में, बिना इसके जाना मत। ठीक है, तो 1 कॉपी प्रिंट आउट मांगी इन्होंने, ड्यूली साइंड एंड अफिक्स विद द और सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, फोटोग्राफ लगा करके सेल्फ अटेस्ट कर देना, क्रॉस साइन कर देना फोटो के ऊपर भी और नीचे भी कर देना। 10वीं की मार्कशीट लग जाएगी, ठीक है, 12th की मार्कशीट लग जाएगी। पेरेंट्स का नाम अगर सेम नहीं, तो मैंने कहा था ना पैन कार्ड अगर नहीं दिया है 10th की मार्कशीट में तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब चल जाएंगे। 12th की मार्कशीट जाएगी आपकी, इंजीनियरिंग की डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट कौन सा जिस फॉर्मूले के तहत सीजीपीए से आपने मार्क्स में कन्वर्ट किया है वो आपका कौन देगा, बाय द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रार देगा आपके कॉलेज का। ठीक है, एक सर्टिफिकेट लगेगा वो क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स 6 सेमेस्टर और 3rd ईयर का, ठीक है ना, जो आप इस्तेमाल करने वाले हो। मान लो अगर आप फाइनल ईयर में हो तो फिर आपको ये पहले के दिखाने पड़ेंगे, तो इसका भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज वहां पर निकाल करके उसका सर्टिफिकेट प्रिंसिपल के द्वारा साइन होगा, वो चाहिए। ये 2 मिनट का काम है, इसमें हेडेक मत लेना, सोचो यार कौन करेगा, ये सब मत करना। ठीक है, ये सिर्फ फॉर फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए। फिर अगला है प्रिंसिपल और हेड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ये बताना, एक ऐसा भी सर्टिफिकेट चाहिए जो ये बताता हो कि ये 1 अक्टूबर से पहले पहले इसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मार्कशीट्स आपको पहुंच जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो भैया आप फिर अलाउड नहीं है। ठीक है, डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट ऑफ फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स दैट ही विल सबमिट द प्रूफ, और ये भी डिक्लेरेशन चाहिए, और ये डिक्लेरेशन आपके द्वारा चाहिए कि भाई मैं 1 अक्टूबर से पहले पहले इसको सबमिट कर दूंगा। ठीक है, ये भी फाइनल ईयर के लिए। एनी कैंडिडेट हु डज नॉट कैरी द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं लाए तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, याद रखेंगे। और जो लोग पहली बार जा रहे हैं उनके लिए AC3 तक का टिकट मिलेगा टू एंड फ्रो, समझ गए, उनके लिए ये रेलवे में है और बस से भी मिल सकता है, AC3 जो होती है बस में वो भी मिल सकता है। ये पूरा चार्ज आपको वही देंगे। लेकिन अगर आप दूसरी बार जा रहे हैं तो इसी भर्ती में, इस तरह की भर्ती में दूसरी बार जा रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। जो पहली बार जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं को टू एंड फ्रो मिलेगा, इसमें कोई जाति वाति नहीं देखी जा रही है, समझ गए। द सेकंड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज टू बी रिटेन्ड बाय द कैंडिडेट, देयर इज नो नीड टू सेंड, और कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं आपको। ये सिर्फ वीडियो के लिए था जो हार्ड कॉपी भेजेंगे 22 अप्रैल से पहले पहले, बाकी किसी को कुछ नहीं भेजना, मैं पहले बता रहा हूँ, सब लेकर के जाना है ना। और एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना, ज़्यादा मत भर देना। कैंडिडेट सर्विंग इन द आर्म्ड फोर्सेज आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म इन देयर कमांड, और वो लोग जो पहले से ही आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में वो भरना चाहते हैं, तो जैसा आपको पता है NOC लगता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आपके कमांडिंग ऑफिसर से आपको वो सर्टिफिकेट लेकर के आना है और वहां पर जाना है, और वो अच्छे से साइन होनी चाहिए, काउंटर साइन बाय द कमांडिंग ऑफिसर शुड बी टेकन अलॉन्ग विद योर। ठीक है, अब सिलेक्शन पोजीशन की बात कर ले दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, क्या बताया मैंने आपको कि जो कट ऑफ है आपकी परसेंटेज डिग्री के हिसाब से होगा, तो इससे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको SSB में बुलाया जाएगा। SSB जो है 5 दिन की होगी, ठीक है, और इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, स्टेज 1 स्टेज 2। आपको मालूम है ना, पहले दिन होता है पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, है ना, पिक्चर परसेप्शन होता है, डिस्कशन होता है उसके ऊपर, एक पिक्चर दिखाई जाती है, उसके ऊपर आपको 5 मिनट में कुछ लिखना पड़ता है, 15 मिनट के बाद उसका डिस्कशन होता है। ठीक है, तो जो भी कहानी आपने लिखी है उसको देख के पॉजिटिव लिखनी होती है ना। मैंने इसी गायत्री एजुकेशन क्लास में, हालांकि मैंने पिक्चर परसेप्शन के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे क्या करते हैं, वो लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा याद से आपको, तो आप वो भी देख लेना कि कैसे होता है। पहला स्टेज जब निकलेगा तब जाकर के बाकी 4 दिन आपको रुकने को मिलेगा, समझ गए। जो स्टेज 1 पहला दिन जो पार करेगा, बस वही पहले दिन अगर पास हुए तो ही बाकी के 4-5 दिन आप रुकोगे वहां पर। ठीक है, याद रखना है ऐसा आपको, है ना। और चलिए भाई, सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर, ये तो खैर मैंने बता दिया आपको, है ना। सेंटर अलॉटमेंट मैंने कहा ना, आप जब शॉर्टेस्ट आएंगे डिग्री के बेस पे तो आपको मेल आएगा कि आपका ये SSB है, आपको लॉगिन करना है और अपना डेट चुन लेना किस दिन को आप SSB चाहते हो, उस दिन को आप SSB देना है। पहले 2 स्टेज में होगा, पहले दिन रुक गए तो बाकी के 4 दिन भी रुकने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये रहे वो सेंटर दोस्तों जहाँ जहाँ पे ये हो सकता है। इलाहाबाद यूपी, भोपाल में इलाहाबाद यूपी, भोपाल MP, बेंगलुरु कर्नाटका, कपूरथला पंजाब, और इसमें एक साइकोलॉजिस्ट होगा, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर भी होगा, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होंगे, ये सब बैठे होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो कॉल अप लेटर जो इंटरव्यू का ये बुलाया गया ना आपको इंटरव्यू के लिए SSB का, तो ये इसका भी प्रिंट आउट निकाल करके लेकर के जाना, छोड़ना कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए साहब, बहुत बढ़िया। कैंडिडेट विल पुट थ्रू, अब देखो 2 स्टेज होंगी ये वो, ठीक है, तो जो पहला निकालेगा वही दूसरा कर पाएगा, और जो दूसरा पूरा कर लेगा, है ना, तो पूरा होने के बाद, ये 5 दिन पूरा होने के बाद तो उसका ही मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद भैया फिर उसका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद खत्म। ठीक, सुनो, समझ गए तो आप सब। चलिए भैया, तो ये मेडिकल है, मेडिकल में आपको अलग से वीडियो एक बनाऊंगा, ठीक है, ये बहुत लंबा हो जाएगा मेडिकल, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं उसमें। ठीक है, तो मेडिकल में अलग से आपको समझाऊंगा, हालांकि इतना कुछ खास नहीं रहता है। ठीक है, और ये देखिए, ये वो है भैया जो पहले फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनके लिए शैल में एंटाइटल विद AC3 टिकट मिलेगा, टू एंड फ्रो, आने और जाने दोनों का, बस का भी हो सकता है, रेलवे का भी हो सकता है, रिजर्वेशन कम स्लीपर चार्जेस मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन जो दूसरी बार भर रहे हैं उनके लिए ऐसा नहीं है, और कोई भी क्वेरी होने पर आप साइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट मैंने आपको बता दिया।
ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट। अब मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? अब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, अब आपका इसमें ग्रेजुएशन का कोई रोल नहीं है, पहले बता रहा हूँ। अब आपने एसएसबी में जो परफॉर्म किया ना 5 दिन, उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें कितना स्कोर किया आपने, स्कोर होगा तो उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। अब सपोज करो किसी के एसएसबी इंटरव्यू में 5 दिन के बाद 2 लोग का एक जैसा हो जाए, ठीक है, तो जो ज़्यादा उम्र में बड़ा होगा फिर उसको हायर रैंक दे दी जाएगी। लेकिन मान लो कि उम्र भी सेम हो जाए और एसएसबी में नंबर भी सेम हो जाए, मार्क्स सेम हो जाए, तो ऐसे में फिर ये देखेंगे कि किसी इसके इनमें से किसके ग्रेजुएशन में ज़्यादा नंबर है, फिर उसको हायर रैंक दे दी जाएगी। समझ गए ना, मतलब उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो याद रखेंगे 3 पायदान पे इन्होंने ये चीज़ रखी हुई है और चेंज नहीं होगा। इंटरव्यू डेट सेंटर कुछ भी एक बार भरा चुका होगा तो ठीक है, सेंटर तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। चलिए साहब, और भाई अब इसमें ये सब बातें लिखी हैं कि भाई आप कहीं से भी, जो लोग एनडीए आईएमए से कहीं से भी डिसिप्लिन ग्राउंड पे अगर बाहर भगाए गए हैं तो वो एलिजिबल नहीं है, कोई क्राइम किया है तो एलिजिबल नहीं है, कोई गलत जानकारी एम्बिग्विटी फॉल्स इन्फॉर्मेशन भर दी है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। जिनका बाद में होना है पेपर 1 अक्टूबर के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री, वो एलिजिबल नहीं है, तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ये फॉर्म खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने बताया, ठीक है। सारी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी दोस्तों। लंबा समय तक कोई दिक्कत नहीं है, इसे डबल की स्पीड में सुनेंगे तो आप इसे पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कैसे भी आप समझे होंगे, ठीक है। तो पोस्ट के बारे में चिंता नहीं करेंगे, ये भी आलस नहीं करेंगे दोस्तों। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, ठीक है। जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए एक नोटिफिकेशन, तो सोचिए किस उम्मीद से किया है कि जो मुझे व्यूअर सुन रहा है वो बेचारा सिलेक्शन ले ले। सिलेक्शन ले लोगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आप बस एक मैसेज करोगे सर काम आ गया, है ना। पूरी जानकारी थी, मिल गया, सब कुछ सही गया। देखिए जानकारी सबसे पहली है, जहाँ लड़ने जा रहे हैं वहाँ की जानकारी नहीं हो, दुश्मन का पता नहीं हो तो कैसे काम सब चल सकता है, समझ गए। और पूरे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाइए वहाँ पे, क्योंकि ये लोग आपको मैं बता रहा हूँ ये क्रीम निकालते हैं, ठीक है। क्रीम चाहिए इनको, ऐसे बेफालतू नहीं आते घूमते चले गए। एक मोटिव होता है किसी इंसान का कुछ बनने का, ठीक है। तो आपका कुछ मोटिव होना चाहिए वहाँ पर। जब जाओ तो पहले जांच लो क्या एम आई एलिजिबल इनसाइड, ये तो चलो आप पूरी कर रहे होगे, लेकिन क्या इनसाइड से, क्या अंदर से मैं इतना एलिजिबल हूँ? समझ गए आप सब मेरी बात, ठीक है। तो कोशिश यही करनी है दोस्तों कि इसको पूरा देखना। कहीं भी कोई भी डाउट आए आप कमेंट करिए, मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल हूँ तत्पर। बाकी इसकी लिंक, इसकी पीडीएफ की लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, सब कुछ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और आपको मैं पिक्चर परसेप्शन की भी जो लिंक है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप उसको देख लेना। वो पहला स्टेज होगा, समझ गए दोस्तों। कहीं भी डाउट होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, नौकरी का ये जो अपॉर्चुनिटी इसका फ़ायदा उठाइए। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।